हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा अपना जो हमने एफआर का टेस्ट 2 लिया था 21 फरवरी को आपका, जिसमें हमने 5 इंडेज कवर किए थे। इंडेज 16, 23, 38, 40 और 36। तो ये टेस्ट आप लोगों ने दिया, मैंने आपको चेक करके भी सारे कॉपीज दे चुके हैं। जितनी मेरे पास आई वो मैंने सारी आपको दे दी है। अगर अभी भी आपको नहीं मिली है कोई कॉपी बाई चांस, तो आप मुझे अलग से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें आपने क्या क्या क्वेश्चंस थे, उसके क्या क्या आंसर होने चाहिए, आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की हैं, कहाँ पे आपने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स की हैं, कहाँ आपने प्रेजेंटेशन वाइज मिस्टेक की है, कहाँ पे आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं किया इसलिए गलत हो गया। वो चीजें मैं आपसे यहाँ पे बताऊंगा। तो आज ये वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, इंडेज 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डज नॉट अप्लाई टू बायोलॉजिकल एसेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी अदर देन बियरर प्लांट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि इंडेज 16 जो है बायोलॉजिकल एसेट पर अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जो आपका बियरर प्लांट होता है उसके ऊपर अप्लाई होता है। मतलब बियरर प्लांट जो है उसके ऊपर इंडेज 16 अप्लाई होता है, 41 अप्लाई नहीं होता। बस इसी बात को आपने डिटेल में लिखना था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख के। एक भी बियरर प्लांट की डेफिनेशन आप लिखते, पीपी की डेफिनेशन आपने लिखनी थी, देन फिर उसको जस्टिफाई करना था कि भाई एज पर इंडेज 16 बियरर प्लांट के ऊपर इंडेज 16 एप्लीकेबल होता है, जो आपका 41 है वो एप्लीकेबल नहीं होता। बस इतना ही आपने करना था, बात खत्म। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था, ओनली दोस टेंजिबल आइटम दैट आर हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स विल ओनली बी कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। तो यहां पर बेसिकली हमने बोला कि ओनली वर्ड जो है ना, ये इसमें दिक्कत है कि ओनली, कि सिर्फ प्रोडक्शन के लिए जो हमने टेंजिबल आइटम्स रखी होती हैं, क्या सिर्फ वो पीपी की डेफिनेशन में कवर होती है? नहीं। आपका रेंटल टू अदर्स के लिए अगर आपने रखी होती है वो भी आपका पीपी डेफिनेशन में कवर होता है, और अगर आपने कोई एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए कोई टेंजिबल आइटम रखी हुई है वो भी आपका पीपी की डेफिनेशन में कवर होता है। हमने यहां पर कहा ओनली दोस टेंजिबल आइटम जो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए रखा हुआ है, सिर्फ वही आपका पीपी में आएगा। ठीक है, तो ये गलत है, बच्चों ने इस स्टेटमेंट को सही कह दिया। ओनली से वर्ड गलत हो गया ना, ओनली से स्टेटमेंट गलत हो गई। तो वही तो आपने करना था कि जस्टिफाई करना था स्टेटमेंट को। तो आपने कहना था कि भाई सिर्फ यही वाली आइटम कवर नहीं होती, इसके साथ में रेंटल टू अदर्स के लिए अगर कोई टेंजिबल आइटम रखी हुई है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए रखी हुई है वो भी आपका पीपी में कवर होगी। उसके बाद में आ जाइए थर्ड क्वेश्चन। फिर मैंने कहा, इफ टेंजिबल आइटम अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग इज हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स विल बी कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कुछ बच्चों ने सिर्फ प्रॉपर्टी वर्ड पढ़ लिया, प्लांट एंड इक्विपमेंट आगे पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गई। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका अगर कोई टेंजिबल आइटम लैंड बिल्डिंग के अलावा है, कोई भी लैंड बिल्डिंग के अलावा अगर कोई और टेंजिबल आइटम है, अगर उसको आपने रेंटल टू अदर्स के लिए रखा हुआ है, तो वो आपका कहां कवर होगा? इंडेज 16 में। लैंड इन बिल्डिंग को अगर आपने रेंटल टू अदर्स के लिए रखा हुआ है वो आपका कवर होगा इंडेज 40 में। ठीक है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बस ये आपने लिखना था, इतना सा 2-3 लाइन इसमें लिख देते, डेफिनेशन में लिख देते, तो भी आपका आंसर कंप्लीट माना जाता। एक लाइन कंक्लूजन की लिख देते, बात खत्म। ठीक है, चलिए आज ये दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन था। यहां पर हमने बात करी थी कि भाई आपका वेयर हाउस बनाने में लैंड लगेगी, लैंड की कॉस्ट और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट, फिर आपका टोटल कॉस्ट निकलती। इसमें कई सारे इंक्लूजन एक्सक्लूजन थे कि भाई कौन सी कॉस्ट आएगी कौन सी नहीं आएगी। उसमें बच्चों ने ज्यादा गलतियां नहीं करी, एक आध कोई मिस्टेक उसमें हो गई है। ठीक है, तो वो आप देख लोगे, सजेस्टेड मैंने आपको अपलोड कर ही दी है गूगल ड्राइव पे। बेसिकली गलती यहां पर क्या हुई बच्चों से मेजरली, लैंड की जो कॉस्ट है ना वो 42 लाख ले ली। लैंड की कॉस्ट 42 लाख नहीं आएगी ना भाई। लैंड की कॉस्ट में आपका जो लीगल फीस है, जो परचेज फॉर लैंड है, ये भी तो लैंड में ही कैपिटलाइज होगा, और जो डिमोलिशन है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वो भी आपका लैंड में कैपिटलाइज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहां पर लैंड की कॉस्ट निकालनी थी, वो 44 लाख कुछ ऐसे फिगर आएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आपने लैंड की कॉस्ट निकालनी थी, और उसके बाद में आपने कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकालनी थी। बेसिकली फर्क क्या पड़ेगा आपका? फर्क पड़ेगा डेप्रिसिएशन पे, कि जो आपका लैंड वाला कैपिटलाइज वाला पोर्शन है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां से ऐसी ये गलती करने से बच्चों का डेप्रिसिएशन का अमाउंट गलत हो गया। ठीक है, तो वो आपने ध्यान में रखना है। चलिए इससे आगे चलते हैं। तो यहां पे आपने लैंड की कॉस्ट ध्यान में रखनी थी। उसके अलावा कुछ कुछ बच्चों ने क्या किया, यहां पे एक पार्किंग की इनकम थी, हाँ ये वाली, ये पार्किंग की इनकम जो है आपने माइनस कर दी लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट निकालने में। तो ये आपका अलग से पीएल में जाएगा भाई, ये आपका लैंड बिल्डिंग में काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन के दो आंसर थे। ठीक है, इसमें आपका एक कॉस्ट थी जिसको आपने एबनॉर्मल माना है,
तो भी आंसर सही है, और आपने नॉर्मल कॉस्ट मानी है तो भी आंसर सही है। तो आप सजेस्टेड देखेंगे तो पता लग जाएगा आपको। मेजरली एक बच्चे ने क्या गड़बड़ करी यहां पर, जो डेप्रिसिएशन है वो पूरे 12 महीने का निकाल दिया। भाई बिल्डिंग जब बनकर तैयार हुई है तो डेप्रिशिएट होनी तो उसके बाद स्टार्ट होगी ना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होता है एज पर इंड 16, जब आपका प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर यूज होती है। अवेलेबल फॉर यूज कब होगी, जब आपका बनकर तैयार हो गई। तो यहां पर 1 महीने का डेप्रिसिएशन लेना था आपने, आपने पूरा डेप्रिसिएशन ले लिया, पूरे महीने का, पूरे साल का डेप्रिसिएशन ले लिया, ठीक है। एक गड़बड़ ये आपसे हुई। दूसरी गड़बड़ क्या हुई आपसे, दूसरी गड़बड़ एक और ये हुई आपने कि आपने कुछ बच्चों ने लैंड पर भी डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब आपके बेसिक्स बड़े ही वीक हैं, ठीक है। लैंड पे भाई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ये आप बचपन से समझते आ रहे हैं। लैंड की लाइफ जनरली इनफाइनाइट होती है, ठीक है। यहां पर कुछ लैंड की लाइफ दे तो रखी नहीं है कि भाई लैंड की इतनी लाइफ है जो आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। अगर लैंड की लाइफ दे रखी है कि फॉर द एंटिटी लैंड की लाइफ इतनी है, तब तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। लेकिन जनरली मतलब 99.999% केसेस में लैंड पे डेप्रिसिएशन आपका नहीं लगता है। बात समझ में आती है। तो कुछ बच्चों ने पूरा ये 83 लाख 84 लाख की कुछ फिगर आ रही थी, पूरे पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। चलिए आगे आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं, अच्छा कुछ बच्चों ने क्या गड़बड़ करी, प्रेजेंटेशन में मिस्टेक करी। प्रेजेंटेशन कैसे करी भाई, लाइन आइटम दी हुई है आपको, लाइन आइटम दी हुई है ना, परचेज कॉस्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, तो आपने कुछ ऐसा करना था। यहाँ पर लाइन आइटम आती, यहाँ पे अमाउंट आता, यहाँ ऐसे लाइन आइटम लिखते, यहाँ अमाउंट आता, और फिर यहाँ पे आप रीजन लिखते कि इस कॉस्ट को क्यों ऐड किया है या क्यों ऐड नहीं किया, दोनों चीजों का रीजन, ठीक है। बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने इतनी खराब प्रेजेंटेशन करी कि उन्होंने सारी फिगर्स ऐसे जोड़ दी, 5000 प्लस 2000 प्लस 3000 माइनस 1500, ऐसे करके नेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऐसे निकाल दी, ठीक है। तो आपका 10 में से 1.5 या 2 मार्क्स ही मिलेंगे, बहुत मिला तो 3 मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स भी तब मिलेंगे जब आपका A to Z सारी फिगर मैच हो रही होंगी, ठीक है। 7 से 8 नंबर आपके आराम से कट जाएंगे 10 में से, अगर आपने इस तरीके से लिखा। तो प्रेजेंटेशन ध्यान से करनी होती, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो आप अगर ऐसे करके लिखोगे तो वो क्या ही स्टेप वाइज मार्किंग देगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा आपने कौन सी फिगर किस नाम पे लिखी है। उसका पर्टिकुलर तो आप दिखाओ ना अपनी आंसर शीट में कि भाई ये चीज में, ये वाली फिगर इस चीज के नाम पर ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन था आपका फाइनेंशियल कंट्रोलर एबीसी लिमिटेड। इसने बड़ी सारी गलतियां निकाली थी हमारी बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि भाई आप कभी तो कैसे बना रहे हो, कभी जो है वो प्रॉपर्टी को आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हेड में दिखाते हो, कभी पीपी के हेड में दिखाते हो, किसी पे डेप्रिसिएशन अलग लग रहा है, किसी पे डेप्रिसिएशन कम लग रहा है, किसी पे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। कभी तो आप जो है रिवैल्यूएशन सरप्लस को ओसीआई में लेके जाते हो, कभी आप पीएल में लेके जाते हो, ठीक है। तो यहां पर बड़े सारे बच्चों ने क्या किया, यहां पे पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर दिया, पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर दिया, ठीक है। लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन क्या हो सकती थी वो मैं आपको बता रहा हूं। आप एक एक इशू को हाईलाइट करते। इशू 1 कि भाई आपका फाइनेंशियल कंट्रोलर ऐसे ऐसे बोल रहा है, ये बात गलत है, गलत क्यों है, फिर उसका जस्टिफिकेशन आप देते। फिर इशू 2 उठाते, उसकी प्रॉपर हेडिंग देते, उसके बाद में फिर इशू 2 पे डिस्कस करते। ऐसी इशू 3, 4 जो जितने भी इश्यूज है वो आपको डिस्कस करने चाहिए थे। बहुत कम बच्चों ने ऐसा किया, 1 या 2 बच्चों ने ही सिर्फ इस तरीके से प्रेजेंट किया जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इस तरीके से करें, ठीक है। और बाकी कुछ बच्चों ने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से नहीं दी। स्पेशली जो आपका ये वाला पॉइंट था ना कि भाई कभी तो आप जो है डेप्रिसिएशन कभी तो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को ओसीआई में लेके जा रहे हो, कभी आप जो है पीएल में लेके जा रहे हो, इसका जस्टिफिकेशन अच्छे से नहीं दिया। ज्यादातर बच्चों ने क्या लिखा कि भाई जो आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है, अगर वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो ओसीआई में जाएगा, अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो पीएल में जाएगा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सेंटेंस इनकम्प्लीट है। आपने पूरा प्रोविजन लिख के आना था कि भाई अगर पुराना रिवैल्यूएशन सरप्लस अपवर्ड बना हुआ है, नेक्स्ट ईयर में अगर डाउनवर्ड हुआ है तो पहले पुराना अपवर्ड वाला जो वो खत्म करेंगे, देन फिर देखेंगे कि पीएल में जाने की नौबत आती है नहीं आती है, ऑफसेटिंग मतलब, ठीक है। तो वो बातें नहीं लिखी है। तो जिन्होंने ये बात नहीं लिखी तो मैंने उनको 5 में से 3 या 4 नंबर दिए हैं। जिन्होंने ये चीज भी लिखी है तो मैंने 5 में से 5 नंबर दिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको प्रेजेंट करना था। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है टरबाइन वाला, ठीक है। यहां पर आपका सिग्निफिकेंट कंपोनेंट जो होता है आपका, वो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, ठीक सॉरी, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, जिसका ब्रेकडाउन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या करना था, यहां पर आपने बताना था कि भाई साहब ब्रेकडाउन अगर अवेलेबल नहीं है तो आप जुगाड़ लगाओगे कि भाई
जो आपका 45 लाख है उसको पीवी करके पीछे लेके जाएंगे, पीछे जाके उसको कॉस्ट एज्यूम करेंगे कंपोनेंट की, और उसको डेप्रिशिएट करते हुए हम रिप्लेसमेंट डेट तक लेकर आएंगे। देन फिर उसके बाद में उसका कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। उस कैरिंग अमाउंट को हम क्या करेंगे, जो WDV ऑफ होल मशीन है उसमें से माइनस करेंगे और 45 लाख को उसमें प्लस करेंगे। ये आपको मोटा मोटा करना था, मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया है। फिगर्स आपने कैलकुलेट जितने भी बच्चों ने किए हैं सबने सही कैलकुलेट किए हैं। बात आती है सिर्फ प्रेजेंटेशन की, कि आपने प्रेजेंटेशन जो है वो किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से नहीं करी, पता ही नहीं चल रहा क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है। बस फाइनल आने के बाद में क्या दिख रहा है मुझे कि फाइनल फिगर नेट कैरिंग अमाउंट, फाइनल कैरिंग अमाउंट इसमें 71 लाख के आसपास कुछ आ रहा था, वो फाइनल अमाउंट बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, फाइनल अमाउंट मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन ऊपर क्या आप कर रहे हो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या जोड़ा क्या घटाया, क्या बीवी क्या डेप्रिशिएट किया, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे केस में भी आपको 5 में से हो सकता है 2 या 2.5 नंबर मिले, 5 में से 5 डिजर्व करते थे क्योंकि फाइनल फिगर सही आ गई। भाई फाइनल फिगर आपने अगर सही निकाल दी तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल तो नॉलेज है, उसके बाद भी 5 में से 5 नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब आपने प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ करी होगी। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को आपने ध्यान रखना है। एक एक चीज का मैं कहता हूं आपसे हमेशा कि आप हेडिंग बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ WDV, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस आइटम, कैलकुलेशन ऑफ XYZ, जो भी आइटम होती है क्वेश्चन में, हर एक वर्किंग नोट को प्रॉपर हेडिंग के साथ बनाओ। एक एक वर्किंग नोट के बाद कम से कम एक एक 2-2 लाइन आप छोड़ो। ठीक है, आपको जितनी शीट मांगोगे उतनी मिलेगी। एग्जामिनर कभी ये नहीं कहेगा कि भाई अब मैं तुझे नहीं दे रहा शीट, ठीक है खत्म हो गया तेरा कोटा। 100 मांगोगे शीट 100 बार देगा। उसने 1800 रुपए लिए ना आपसे, तो पूरी शीट यूज करना ना उसकी भी, और आप अपनी भी करो अभी। ठीक है, खुला खुला आप लिखो बिल्कुल। ठीक है, खुला खुला लिखोगे ना तो आपकी अगर हैंडराइटिंग भी थोड़ी सी 19 है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ जाएगी बात। हैंडराइटिंग का मतलब है कि बात समझ में आनी चाहिए क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसमें प्रेजेंटेशन करनी थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको सिर्फ दिया इसलिए था कि मैं आपकी प्रेजेंटेशन चेक कर सकूं। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही आंसर किया, लेकिन वही आफ्टर ऑल प्रेजेंटेशन आपकी फिर गड़बड़ हो जाती है कि आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से करके नहीं दिखाई। कुछ बच्चों ने सिर्फ जर्नल एंट्री पास कर दी। भाई मैंने कहा था कि फाइंड आउट द एंट्रीज टू बी पास्ड अंडर बोथ मेथड, ऑल्सो एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन अंडर बोथ मेथड्स एंड ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। भाई मैंने कितनी सारी रिक्वायरमेंट पूछी, मैंने कहा भाई सब एंट्री पास करो, एनालाइज द इंपैक्ट को एनालाइज करो कि रिवॉल्यूशन दोनों मेथड में अगर होता है तो उसका इंपैक्ट क्या क्या आता है, वो एनालाइज करना था आपको। उसके बाद में एक्सट्रैक्ट बनाना था। बच्चे ने सिर्फ जनरल एंट्री पास करी, वो करेक्ट पास करी। ठीक है, जनरल एंट्री पास करके आ गए, उनको कितने मार्क्स दिए मैंने, 2 नंबर। अच्छा, जनरल एंट्री में ही उन्होंने अमाउंट में बस नरेशन में ब्रैकेट में करके जो भी सारा इसमें आपको परसेंटेजेस वगैरह निकालनी होती है ना, रीस्टेटमेंट अप्रोच और एलिमिनेशन अप्रोच में जो भी परसेंटेज आप निकालते हो, इसमें कुछ 44.44% कुछ आ रही थी जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, वो परसेंटेज भी उन्होंने जो है वो नरेशन में ही निकाल दी एंट्री की। वो कुछ नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है, बस फाइनल पता लग रहा है कि आज भाई साहब 44% का रेवोल्यूशन गेन आया है, उससे इन्होंने बढ़ा दी एंट्री को, बस उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप समझो इतना सिंपल क्वेश्चन भी आएगा ना तो आप भी 5 में से 5 गेन नहीं कर पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन पे आपका एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, 5 में से 5 अगर नहीं ला पा रहे इसमें ड्यू टू प्रेजेंटेशन, अगर आपका अमाउंट ही गलत हो गया, जनरल एंट्री गलत कर दी, 44% की जगह आपने 40% निकाल दिया, तब तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ये चीजें सही निकाल रहे हो, फिगर सही आ रही है, फिर भी मैं आपको पूरे नंबर नहीं दे रहा, तो आपको प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छे से काम करना है। ठीक है, दिस इज द होल सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। ठीक है, कि आपकी प्रेजेंटेशन स्ट्रांग हो सके, प्लस कॉन्सेप्ट में जहां गड़बड़ होगी वहां मैं मार्क करके आपको देता हूं, उसको आप अलग से भी मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आज ये अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने यहां पे आपसे बोला भाई साहब बोरोइंग कॉस्ट जो है एप्लीकेबल होता है इन्वेंट्री पे, मतलब मैंने बता दिया कि इन्वेंट्री पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। मैंने डाउट किस चीज में कहा, मैंने कहा मेंशन द एक्सेप्शन व्हेन दिस इंडेक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू इन्वेंट्री। बच्चा इस चीज पे फोकस कर रहा है पूरे क्वेश्चन में कि इन्वेंट्री पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता, एक्सेप्शन की बात ही नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं जी भाई साहब क्वालिफाइंग एसेट होगी इन्वेंट्री तो होगा, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है इन्वेंट्री तो नहीं होगा। क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है उसके बारे में लिख रहा है, सब्सटेंशियली टेक द सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी फॉर यूज, रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, वो सारी बातें लिख रहा है। फिर कह रहा है कि भाई साहब सब्सटेंशियल टाइम जो है इंडेस 23 में जो है वो बताया नहीं गया, वो जनरली 12 महीने मान लेते हैं, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है, उससे कम भी हो सकता है। उसके 4 तरह के एग्जाम्पल आप मुझे लेके दे रहे हो, नहीं चाहिए, पूछा ही नहीं था भाई, मैंने कह दिया इन्वेंट्री पे एप्लीकेबल होता है। एक्सेप्शन बताओ ना, एक्सेप्शन कि भाई लार्ज क्वांटिटी में
लार्ज क्वांटिटी में अगर आपकी इन्वेंट्री प्रोड्यूस होती है रिपीटेटिव बेसिस पे, तो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट को देखते हुए इंडेस ने कहा भाई मत करो, पागल हो जाओगे। अगर इस इन्वेंट्री पे भी आप इंडेस 23 अप्लाई करने लग गए तो आप पागल हो जाओगे, सर खुजाने लग जाओगे, इसलिए आप मत अप्लाई करना। ठीक है, ये था एक्सेप्शन, इतना सा लिखना था। आप उस चीज पर फोकस करने लग गए जो मैंने खुद बता दिया, भाई एप्लीकेबल ऑन इन्वेंट्री होता है, तो इसका इंप्लाइड मीनिंग है ना, तो क्वालिफाइंग एसेट तो होगी। जब मैं कह रहा हूं कि इन्वेंट्री पे एप्लीकेबल होता है तो क्वालिफाइंग एसेट तो मैं एजम्पशन इंप्लाइड लेके चल ही रहा हूं ना। ठीक है, तो क्वालिफाइंग एसेट होना तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इंडेस 23 की। क्वालिफाइंग एसेट अगर नहीं है तब तो फिर 23 आपका एग्जिस्टेंस में ही नहीं आता है ना। आपने इस चीज पे बात ही नहीं करी एक्सेप्शन पे। आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन की स्प्लिट को समझना पड़ेगा आपको कि भाई हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। मेंशन द एक्सेप्शन, बस वो एक्सेप्शन आपने मेंशन करनी थी। मतलब बच्चों ने जो पूछा, मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया, कुछ बच्चों ने आंसर ही नहीं दिया। जिन्होंने आंसर ही नहीं दिया तो उसमें तो मैं क्या ही गलती निकालूंगा जब दिया ही नहीं। जिन बच्चों ने आंसर दिया और गलत दिया वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपने फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, उस चीज पे आपने बिल्कुल फोकस्ड रहना है कि उससे इधर उधर नहीं भटकना। सारी बातें आपकी जो है ना कहीं रिक्वायरमेंट को कनेक्ट करनी चाहिए। कुछ भी ऐसा ना लगे इरेलेवेंट पता नहीं क्यों लिख रहा है बच्चा, ये ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए आपकी आंसर शीट पढ़ते टाइम पे एग्जामिनर को। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। उसके बाद में मैंने अगला क्वेश्चन कहा कि भाई साहब बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेटेड इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट एज पर इंड एस 109। बच्चे ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, पता नहीं कुछ और है, बस ये नहीं है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सही क्या है हमें खुद नहीं पता सर, लेकिन ये इनकरेक्ट है। उन्होंने सेंटिमेंट के हिसाब से आंसर दिया कि सर ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपने इनकरेक्ट के बाद में आपने बताना है कि भाई साहब सही क्या है। जब तक आप सिर्फ इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। अगर कोई चीज इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या है वो चीज आप मेंशन करके आओगे तो नंबर मिलेंगे। वो आप समझो ना, वो यही तो आपसे उगलवाना चाह रहा था एग्जामिनर कि करेक्ट आप लिख के बताओ। या तो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि हाँ बस इसको ही आप सही कर दोगे कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। सिर्फ गलत करके आ गए कि स्टेटमेंट गलत है लेकिन करेक्ट क्या है वो चीज नहीं लिखी, तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीजें आपका कहां काम में आती है, ये कभी भी आपका ना जो ये जो आपने मेरे जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस है ना, ये कहां पे आपके आएंगे, मेन क्वेश्चन एक बना दिया जाएगा, उसके साथ में इनबिल्ट होके 2-3 नंबर का पोर्शन एक अलग से डाल दिया जाएगा, भाई इस पे भी अलग से बात करो। आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा लिया जाएगा, उसके बाद में ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन छोटा सा डाल दिया जाएगा थ्योरेटिकल, जहां पे आपने थ्योरी लिखनी पड़ेगी। नंबर्स का गेम नहीं होगा, मतलब कैलकुलेटर आपका यूज नहीं होगा, थ्योरेटिकली आपको बात लिखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअली आपको बात लिखनी पड़ेगी। वहां के लिए मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। अब आ जाते हैं सर इस क्वेश्चन का क्या रहा। भाई इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही था, ये तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, इफेक्टिव रेट के हिसाब से होता है, 109 के हिसाब से जो इंटरेस्ट होता है वही आपका बोरिंग कॉस्ट में आता है, कुछ और नहीं आता। 109 के हिसाब से ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। हाँ, दूसरा पॉइंट जो है ये मैंने आपसे गलत लिखा, मैंने कहा भाई साहब टोटल एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेन करेंसी बोरोइंग। भाई टोटल एक्सचेंज डिफरेंस नहीं, आपका सिर्फ एक्सचेंज लॉस। अगर आपका एक्सचेंज गेन हुआ है तो वो तो पीएल में ही जाएगा, और आपका एक्सचेंज लॉस हुआ है तो लॉस भी टू दी एक्सटेंट कि आपने फंक्शनल करेंसी में अगर लेते तो कितना होता, वो सारी कैलकुलेशन करके वो चीज थ्योरेटिकली आपको लिखकर बतानी थी कि भाई साहब टोटल नहीं, टू दी एक्सटेंट दिस लिमिट आपका बोरोइंग कॉस्ट पे इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। उसके बाद में मैंने आपको एक एडिशनल पॉइंट बता दूं, बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड होना एक अलग लड़ाई है, उसके बाद में वो कैपिटलाइज होगा क्वालिफाइंग एसेट में या नहीं होगा वो एक अलग लड़ाई है। बात समझ में आती है? मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज कोई आइटम कोई खर्चा बोरोइंग कॉस्ट में कंसीडर कर लिया गया तो वो अब कैपिटलाइज भी 100% होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। बात समझ में आती है? चलिए ये पॉइंट हो गया। इसके बाद में सी पॉइंट हमने बोला कि भाई साहब क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट वो होती है जो 12 मंथ्स लेती है, बिल्कुल गलत। सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम वर्ड है, ये वाला आंसर सभी बच्चों ने सही किया, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने इसका आंसर गलत दिया हो, सभी ने सही किया। तो जब सभी ने सही किया तो इस पे फर्दर डिस्कशन की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन सब ने सही किया उस पर फर्दर डिस्कस नहीं करूंगा, जहां गलती है आपकी वो चीज मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट 99% बच्चों ने सबने सही किया। और फिर अगेन वही प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम आपकी कि प्रेजेंटेशन आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी कि फाइनल आंसर समझ में सही समझ में आ रहा है कि भाई साहब 99,000 आएगा, इसमें 51,000 रुपए एक्सचेंज गेन माना जाएगा, 9,000 रुपए पीएल में जाएगा। ये वाली बात आपको मोटा मोटा लिखनी थी, लेकिन ये बात आपने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी। टेबुलर फॉर्म में आप बनाओ ना, क्या दिक्कत है? टेबुलर फॉर्म में बनाओ आप, थोड़ा सा
फ्लो चार्ट फॉर्म में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। मतलब कुल मिलाकर समझ में आना चाहिए आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्म में अगर आप लिखोगे ना तो दिक्कत आएगी एग्जामिनर को चेक करने में, तो हो सकता है वो आपकी कोई रेलिवेंट फिगर लिखी हो आपने सही, उसको मिस कर जाए और मार्क्स आपके कट जाए, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहां पर ना एक पॉइंट ऐड किया था, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एज पर इंडिया 23। एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट मैंने पूछा था, ना कि एक्सचेंज लॉस का। एक्सचेंज डिफरेंस इंक्लूड एक्सचेंज गेन एंड एक्सचेंज लॉस, लेकिन अगर मैं कहता हूं एक्सचेंज लॉस तो इट मींस एक्सचेंज लॉस, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ने एक्सचेंज लॉस का ट्रीटमेंट लिखा, सिर्फ गेन के बारे में लिखा ही नहीं कि भाई अगर गेन आएगा तो वो आपका पीएल में चले जाएगा इंडेक्स 21 के हिसाब से, ठीक है। आपको लिखना चाहिए ना कि भाई जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस है वो डिफरेंस दो तरह का हो सकता है, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। गेन होगा तो 23 में आएगा ही नहीं और आपका पीएल में जाएगा, ठीक है। लॉस होगा तो वो आपका कहां आएगा, वो आपका 23 में आ सकता है कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर लिखकर मुझे बतानी थी। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर बच्चों ने गड़बड़ करी, यहां पर ना पीरियड निकालने में गड़बड़ कर दी। ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसमें कैलकुलेशन अगर आपने सही करी होगी तो ही आप सही कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार जो है कैलकुलेशन ही देखना तो ही आपके समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन है पूरी। अगर मैं यहाँ पे कराने बैठ गया तो मुझे पूरा क्वेश्चन ही कराना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर या तो बच्चे को 0 मार्क्स मिले या फिर पूरे 5 मिले, मतलब बीच का कोई स्कोप नहीं है, या तो मैंने 0 दिए या पूरे 5 मिले, ठीक है। या फिर अगर किसी किसी का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई एक चीज ठीक है तो मैंने उसको 2 नंबर या 3 नंबर दे दिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी ठीक नहीं है परसेंटेज निकालने में, ठीक है, तो मैंने उनको 0 दिए, या फिर फाइनल परसेंटेज सही आ गई तो मैंने उनको पूरा दिए। कोई प्रेजेंटेशन का कोई खास मैटर नहीं था इसमें, यहाँ पे प्रेजेंटेशन सबकी एक ही तरह की है और दूसरे तरह की कोई इसमें प्रेजेंटेशन बनती भी नहीं है। भाई प्रोपोर्शनेट ही करोगे, उसमें क्या प्रेजेंटेशन बतानी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपने अप्रोच करना था, इसको आप एक बार सजेस्टेड में से देख लेना। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी लगभग सभी बच्चों ने सही किया, इसमें कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई। परसेंटेज यहां पर जो निकाली, एक एवरेज रेट, कैपिटलाइजेशन रेट जो निकालते हैं वो भी आप लोगों ने सही निकाला, ठीक है। उसके बाद में जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज होनी होती है, एंट्री पास करनी होती है, वो भी आपने सही करी। कुछ बच्चों ने एंट्री पास नहीं करी, तो अब उनको तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि मैंने लिखा पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, आप सिर्फ कॉस्ट निकाल कर आ गए कि इतनी कैपिटलाइज होगी, ठीक है। न्यू बिल्डिंग में 8,37,000 कुछ की फिगर इसमें आ रही थी जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो आपने एंट्री भी पास करके आनी थी, मतलब उन्होंने फिगर सही निकाल दी 8,37,000। अरे एक एंट्री तो पास करनी थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, तो वो आप और पास कर देते। तो अगर जिन्होंने नहीं पास की मैंने उन्हें 3 नंबर दिए, जिन्होंने पूरी पास करी है उनको पूरे 5 नंबर मिले, ठीक है। यही गलतियां आपसे होती हैं। मुझे नहीं लगता कि जो 8,37,000 की कॉस्ट पर पहुंच गया उसको जनरल एंट्री पास करनी नहीं आती होगी कि इसकी एंट्री क्या पास होगी, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए रहा उनसे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपने मेन एग्जाम में बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है। कसम खा लोगे सर क्वेश्चन तो कम से कम आप पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने के बाद आप ये कंक्लूड करो कि यार अब मुझे आता नहीं ये क्वेश्चन, वो एक अलग बात है ना, लेकिन एटलीस्ट पूरा तो पढ़ो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आप एग्जाम देने के बाद में घर पे आए, घर पे आने के बाद आपने क्वेश्चन पेपर उठाया और देखा अरे यार इसमें तो ये लाइन भी लिखी थी, ये तो मुझे आता था, मैंने पढ़ा ही नहीं, अगर पढ़ लेता तो सही कर देता। आप सोचो कितना रिग्रेट फील होगा आपको, कितना गिल्ट फील होगा अपने ऊपर, यार मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ने के बाद भी आपको नहीं आता कि भाई पास द जनरल एंट्री, ठीक है, मैंने पढ़ लिया जनरल एंट्री, अब मुझे नहीं आती एंट्री पास करनी, तो सवाल है ना मुझे नहीं आता क्योंकि मैंने इस चीज को प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं ध्यान से देखा होगा इसलिए नहीं आता। लेकिन इसलिए ये छुट गई एंट्री क्योंकि पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखनी है मेरी ये सारी बातें आपको। अगले पॉइंट पे आते हैं, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 38, ठीक है, क्योंकि एक आइडेंटिफाइड एसेट है। तो मैं इसको देखो शॉर्ट में बता देता हूं, मैं आपको काफी सारे बच्चों को अलग से ही बता चुका हूं। गुडविल जो है आपका इंटेंजिबल एसेट तो होता है लेकिन 38 में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 38 में आइडेंटिफाइड एसेट आती है और गुडविल एक आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। आइडेंटिफाइड एसेट कौन सी होती है? जिनको बिजनेस से सेपरेट किया जा सकता है, जिसमें सेपरेबिलिटी वाला क्राइटेरिया जो है वो मेट करता है, वो आइडेंटिफाइड एसेट होती है। बस ये जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए, इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आपने पैराग्राफ और कंक्लूड करना था, फैक्ट ऑफ द केस को कंसीडर करते हुए अपना कंक्लूजन देना था कि भाई स्टेटमेंट गलत है। कुल मिलाकर तो बात ये है कि स्टेटमेंट गलत है। गलत का जस्टिफिकेशन मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिए। चलिए आगे आते हैं।
कहता है इंटेंजिबल एसेट की आपकी इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ हो सकती है, और ऐसे केस में इंटेंजिबल एसेट अपनी कॉस्ट पे ही रहेगी, और सच कैरिंग अमाउंट विल नॉट बी रिड्यूस बाय वे ऑफ अमोर्टाइजेशन और एनी अदर वे। ये भी स्टेटमेंट गलत है भाई। इंटेंजिबल एसेट की अगर आपका इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ है तो डेफिनेटली उस पर अमोर्टाइजेशन तो नहीं होगा, लेकिन उस पर इंपेयरमेंट जरूर होगा इंड एस 36 के हिसाब से। इंड एस 36 में आप क्या देखते हो, इंड एस 36 में आपका कुछ एसेट्स ऐसी हैं जिन पर इंडिकेटर मिलने पर तो इंपेयरमेंट की टेस्टिंग होती है, प्लस एनुअली भी जरूर होती है, जिसमें से एक है आपका इंडेफिनेट एसेट वाली यूजफुल लाइफ, इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ वाली एसेट, इंटेंजिबल एसेट, मैंने उल्टा बोल दिया। या फिर आपकी गुडविल, उसका भी ऐसी होता है, इंडिकेटर मिले ना मिले एनुअली इंपेयरमेंट की टेस्टिंग करनी ही करनी है। या फिर तीसरी कौन सी होती है, तीसरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट बॉक्स में तो भरवाना है मुझे आप लोगों से, थोड़ा सा आपको भी तो मेहनत लगनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। तो तीसरी एसेट कौन सी होती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है ए लिमिटेड इंटेंट्स टू ओपन न्यू रिटेल स्टोर, ये कौन सा है मैं देख लेता हूं। अच्छा हाँ, एडवर्टीजमेंट वाला। तो भाई यहां पर वो कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया और इसको कैपिटलाइज कर दो इंटेंजिबल एसेट में, ठीक है। तो भाई ये सीएफओ बिल्कुल गलत कह रहा है, इंटेंजिबल एसेट में कैपिटलाइज नहीं होता। यहां पर आपने ना एक की सेंटेंस यूज करना था कि भाई इंड एस 38 एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस को स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है कि आपको इंटेंजिबल एसेट बिल्कुल नहीं दिखाना, मतलब उस चीज के लिए आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं बोल रहा है इंड एस। वो कहता है एडवर्टीजमेंट का अगर खर्चा है ना उसको तो आपको इंटेंजिबल एसेट के अंदर कैपिटलाइज करना ही नहीं है बिल्कुल भी। ये वाली कीवर्ड आपने यूज करना था, कुछ कुछ बच्चों ने यूज किया, कुछ कुछ बच्चों ने सिर्फ ट्रीटमेंट सही बताया कि भाई ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो है आपका पीएल में जाएगा, आपका बैलेंस शीट पे इंटेंजिबल एसेट के नाम पे कैपिटलाइज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो फिगर्स दी हुई है ना, ये फिगर्स यूज ही नहीं करी काफी सारे बच्चों ने। भाई फिगर देने का पर्पस है कि वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि खर्चा चलो पीएल में जाएगा, आपने बता दिया सही कि कैपिटलाइज नहीं होगा, पीएल में जाएगा। पीएल में किस साल में कितना कितना खर्चा जाएगा उसका एक टेबुलर बनाकर आप टेबुलर फॉर्म में बताओ ना हमें कि इतना एक्रुअल बेसिस पे पीएल में जाएगा, इतना एडवांस चढ़ जाएगा, उस तरीके से। वो चीजें काफी सारे बच्चों ने फैक्ट मेंशन नहीं किए, ठीक है। आपको नंबर्स दे रहा है वो, इसका मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर कि आप नंबर्स की लैंग्वेज में बात करो। नंबर्स में आप बताओ इस 8 लाख में से इतना तुझे पीएल में चले जाएगा, इतना तुझे आपका एक्रुअल बेसिस पे बाद में जाएगा, एडवांस दिखा दो, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर। अगर मान लो नंबर दे रखे होते तो आप सिर्फ इतना लिखते कि भाई एक्रुअल बेसिस पे जो इस साल का खर्चा है वो इस साल के पीएल में चले जाएगा, बाकी आपका एडवांस में चला जाएगा। बच्चों ने सिर्फ इतना लिखकर आगे आ गए, मैंने उनको 4 में से 2 नंबर दिए जिन्होंने नंबर्स पे बात नहीं करी। और ऐसा ही आपके साथ एग्जाम में होने वाला है, अगर आप नंबर्स दे रखे तो नंबर्स पे बात आपको करनी पड़ेगी। मैं आपसे क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कहां पर आप एक एक दो दो नंबर करके एक एक दो दो नंबर करके अपने हर क्वेश्चन में बढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट 2 भी नहीं, 1 नंबर तो आप इस तरीके से मेरी बातों को ध्यान में रख के हर क्वेश्चन में बढ़ा सकते हैं। आपका मोटा मोटा 12-13 क्वेश्चन होते होंगे सारे पार्ट सब मिला के, तो आपने हर क्वेश्चन में अगर एक एक नंबर बढ़ाया तो सिर्फ इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आपने 10 से 12 नंबर अपने बढ़ा लिए, जिसके लिए आपको कोई अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और आपके 10 से 12 नंबर वैसे ही बढ़ गए। अब आप ये देख लो कि अगर आप नवंबर 24 में रह गए थे तो कितने मार्क्स से रह गए थे, बात समझ में आती है। तो मेरी इन बातों को ध्यान में रखोगे तो मई 25 में डेफिनेटली आप पास होने जा रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कार्क लिमिटेड वाला क्वेश्चन था, ये भी बच्चों ने ना, इसमें देखो बड़ी स्पेशल बात है, मैंने यहां पर लास्ट में कहा कि ऑल्सो डिस्क्राइब रिसर्च फेज एंड डेवलपमेंट फेज। बच्चे ने रिसर्च फेज बता दिया कि रिसर्च फेज में जो है हम नई नई चीजों को सीखते हैं, डेवलपमेंट फेज भी सही बता दिया कि जो है डेवलपमेंट फेज है उसमें जो है हम अप्लाई करते हैं कि चीजों को जो रिसर्च में गेन की होती है नॉलेज उसकी एप्लीकेशन करते हैं, सब सही बता दिया। बच्चे ने फिर ट्रीटमेंट भी मुझे सही बताया कि भाई रिसर्च फेज में जो खर्चा होता है वो इंटेंजिबल एसेट में कैपिटलाइज नहीं होता है, सिर्फ जो डेवलपमेंट फेज में खर्चा होता है वो इंटेंजिबल एसेट में कैपिटलाइज होता है, और जो रिसर्च फेज में खर्चा होता है वो आपका सर पीएल में चले जाता है। मीनिंग सही बताया, रिसर्च फेज को पहचानना सही बताया, ठीक है, ट्रीटमेंट सही बताया। गड़बड़ कहां करी, उसको एप्लीकेशन नहीं आती कि भाई ये जो सारे खर्चे हैं इनमें से कौन सा रिसर्च फेज का है और कौन सा डेवलपमेंट फेज का है, ठीक है, वो चीज आपको पहचानने नहीं आती है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ इंड एस आपको नहीं आता है। मैं आपको रूट कॉज बता रहा हूं कि आपका आंसर अगर गलत हुआ तो आपका आंसर गलत होने के पीछे रूट कॉज क्या है, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो मैंने आपको बताया कि आपको एप्लीकेशन करना नहीं आता है, वो यहां पर पहचान नहीं पाए कि ये 1.5 लाख जो है रिसर्च है या डेवलपमेंट है। उन्हें थ्योरेटिकली पता है कि रिसर्च क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, उन्हें थ्योरेटिकली पता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, लेकिन अप्लाई करना नहीं आता है। तो आपने यहां पर वैल्यू आनी थी 3,90,000 डेवलपमेंट फेज पे,
अब इसके अलावा जो भी आई है आपकी वैल्यू तो वो गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि आपको एप्लीकेशन ऑफ इंडेज का प्रोविजन नहीं आता है, सिर्फ थ्योरेटिकली आपको पता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने करेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर 13। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आप ये वाला क्वेश्चन सही करोगे, लेकिन ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया। बस अगेन वही प्रेजेंटेशन की मिस्टेक्स। तो प्रेजेंटेशंस में जो जो मैंने आपको रिमार्क्स लिखे हैं और जो इस वीडियो में भी अर्लियर क्वेश्चंस पे मैंने बताए, उन पे आपको ध्यान रखना है। तो आप इसमें से 5 में से 5 आराम से गेन कर सकते थे, क्योंकि आपकी फाइनल फिगर सही आ रही है। मैं फिर वही कहूंगा, अगर आपने फाइनल फिगर्स जो नंबर्स हैं, जो भी रेलिवेंट नंबर्स हैं, वो आपके करेक्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स डिजर्व करते हो उस क्वेश्चन में। सब्जेक्ट टू कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है, तो आप पूरे मार्क्स लेके आ जाएंगे। जैसे कि यहां पर आपने पहले साल में भी इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करके दिखाना था भाई। वो अलग बात है कि इंपेयरमेंट आएगा नहीं, लेकिन कंपैरिजन करके दिखाना था। कुछ बच्चों ने क्या किया, उन्होंने कहा क्योंकि अभी तो ये अंडर प्रोसेस है तो इंपेयर भी नहीं होगी। भाई इंपेयर होगी, एमोर्टाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ इंपेयरमेंट के लिए तो टेस्ट करोगे ना उसको, ठीक है। और हिंट भी मिलना चाहिए कि रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है तो ये क्यों दे रखा होगा, इसीलिए दे रखा भाई, कंपेयर करो कैरिंग अमाउंट के साथ में। तो ये चीज लिखनी थी, ये प्रेजेंटेशन में आती है। ये नहीं भी लिखोगे तो क्या होगा, अच्छा बताओ, ये नहीं भी लिखोगे ना तो फाइनल नंबर्स फिगर्स जो होती हैं वो तो करेक्ट आएंगी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वीक है। ये चीज आपने एग्जामिनर को शो कर दी अपनी, वो मार्क्स काट लेगा आपके, ठीक है, क्योंकि उसका सजेस्टेड आंसर में तो कंपैरिजन कर रखा होगा कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से, ठीक है। तो वो चीज आपने ध्यान में रखना है। तो प्रेजेंटेशन आपने ध्यान में रखनी थी, बस बाकी सारी चीजें इसमें आपने सही करी। आगे आ जाते हैं। इसके बाद में मैंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इनिशियली कॉस्ट पे मेजर करते हैं और सब्सिक्वेंटली आप चाहो तो कॉस्ट पे कर लो, चाहे फेयर वैल्यू मॉडल पे कर लो। कुछ बच्चों ने इसको कह दिया हाँ सही है। तो भाई उन बच्चों को बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ये बड़ा ही बेसिक सा प्रोविजन है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेवोल्यूशन मॉडल आपको अलाउ नहीं करता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये कहता है भाई साहब कॉस्ट पे दिखाओगे, दैट्स इट। रेवोल्यूशन मॉडल क्या होता है हमें नहीं पता। हाँ वो अलग बात है कि रिवोल्यूशन जो आपका फेयर वैल्यू है उसको डिस्क्लोजर में दिया जाता है, जो कि आपका नवंबर 24 में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3A, मुझे याद है एग्जैक्टली। मैंने आपकी इतनी कॉपीज चेक करी है कि मुझे नंबर्स कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे था वो याद हो गया। थर्ड क्वेश्चन था आपका। तो वहां पर आपने प्रेजेंटेशन में आपको दिखाना होता है, डिस्क्लोजर्स में आपको दिखाना होता है कि भाई हमारी फेयर वैल्यू ये है, ऑल्दो डिस्पाइट दैट हम कॉस्ट पे ही फॉलो करेंगे। अकाउंटिंग जो है कॉस्ट पे करेंगे, डिस्क्लोजर जो है आप फेयर वैल्यू मॉडल दिखाना होता है। अच्छा मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अगर मान लो मैं ये कहता हूं आपसे कि भाई फेयर वैल्यू इज इररेलेवेंट एट ऑल एज पर इंड AS 40, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस पे आप क्या लिखोगे एग्जाम में? मान लो ये 5 नंबर पे क्वेश्चन आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इसका आंसर आप कैसे दोगे। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूं। मैंने आपसे कहा कि फेयर वैल्यू इज इररेलेवेंट एज पर इंड AS 40, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बस इतनी सी स्टेटमेंट है। अब इसको आप कैसे इवेल्युएट करोगे, कैसे एनालाइज करोगे, कैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे, कैसे आप फैक्ट से कंपेयर करोगे, कैसे आप जो है इंड AS के साथ कंपेयर करके मुझे फाइनल कंक्लूजन दोगे, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपका May 25 में आ गया तो, ठीक है, तो आप मुझे याद करोगे कि हाँ सर सही बताया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज लैंड बिल्डिंग और बोथ बाय एंटिटी टू अर्न रेंटल। तो यहां पर भी वही भाई, सिर्फ रेंटल नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन और अनडिटरमाइंड यूज के लिए भी अगर आप रखते हो तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है। सिर्फ रेंटल के लिए आता है ऐसा नहीं है। मतलब जस्टिफाई द स्टेटमेंट में ना ऐसा नहीं कि आप ये कह दो हाँ रेंटल के लिए भी तो होता है, जस्टिफाई नहीं हो रही ना स्टेटमेंट, कंप्लीट बात समझ में नहीं आ रही। आप क्या कहोगे भाई, रेंटल के अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस अनडिटरमाइंड यूज भी है तो भी आपका आएगा। बात समझ में आती है? चलिए आगे आते हैं। उसके बाद में मैंने आपसे पूछा एनालाइज एंड इवेल्यूट हाउ एंड व्हाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कुड रिप्रेजेंट अ कैश जनरेटिंग यूनिट। ये वाले क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर बच्चों ने नहीं दिया। वो समझ ही नहीं पाए कि भाई ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है या कैश जनरेटिंग यूनिट तो हम 36 में कुछ कुछ देखते हैं उसका क्वेश्चन है, समझ ही नहीं आ रहा। और क्वेश्चन बड़ा ही
पेचीदा सा है, कहने को एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन है बड़ा पेचीदा। एनालाइज करो, इवेल्यूएशन करो, हाउ एंड व्हाई, सारी चीजें पूछ रही इसमें तो आपने। तो भाई इसमें सिंपल लिखना था। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए ना, तो इसका मतलब आपने कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब ही नहीं समझ रखा। आपने सिर्फ कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तौर पे समझ रखा है कि बस किस तरीके से कैश जनरेटिंग यूनिट का कैरिंग अमाउंट निकालते हैं, उसका रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं, फिर जो इंपेयरमेंट टेस्ट करते हैं, फिर इंपेयरमेंट आता है, अगर इंपेयरमेंट आता है तो उसको पहले गुडविल से एडजस्ट करते हैं, फिर बचा हुआ इंपेयरमेंट जो होता है आपका बाकी एसेट के साथ में एडजस्ट करते हैं, उसमें पहले उस एसेट के साथ में एडजस्ट करते हैं जिसको आप जो है इंडिविजुअली भी आप टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद भी अगर कोई इंपेयरमेंट बचता है तो फिर वो बाकी सारी एसेट में होता है। और जो स्कोप आउट एसेट है आपका, लोन्स एडवांस वगैरह हो गए और आपका इन्वेंट्री हो गया, इन पे नहीं होगा एलोकेशन इंपेयरमेंट लॉस का। ठीक है, बस आपने यहां तक समझा हुआ है। ये पूरा मैंने आपको ना इस बहाने से रिवाइज करा दिया। ठीक है, इस तरीके से आपका इंपेयरमेंट लॉस की एलोकेशन होता है। आपने कैश जनरेटिंग यूनिट के मतलब को नहीं समझा कि भाई कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो आप देखो, मैं आपको हिंट बता देता हूं, वैसे बड़ा लंबा सा आंसर है इसका, मैंने सजेस्टेड में दिया है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपने आप में कैश जनरेट कर सकती है। ठीक है भाई, आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो उससे आप रेंटल्स कमा सकते हो, उसमें आपकी बिजनेस की किसी और एसेट की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपकी लार्जली इंडिपेंडेंट है, हल्की फुल्की डिपेंडेंट हो सकती है लेकिन लार्जली इंडिपेंडेंट की बात करता है कैश जनरेटिंग यूनिट, कि जो एसेट लार्जली इंडिपेंडेंट है कैश जनरेट करने के लिए। तो मैंने आपसे ये कहा भाई साहब, कैश जनरेटिंग यूनिट का मीनिंग जो है वो देखो, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फीचर और नेचर देखो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फीचर एंड नेचर कैश जनरेटिंग यूनिट की डेफिनेशन में परफेक्टली कवर होता है। तो हम क्या कहेंगे कि इससे पता लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक कैश जनरेटिंग यूनिट है। बात समझ में आती है? तो आपने इसी बात को थोड़ा सा डिटेल में लिखना था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखते, ठीक है, कैश जनरेटिंग यूनिट की डेफिनेशन लिखते, फिर उसमें जो है आप कनेक्ट करते चीजों को, फिर आपने कंक्लूड करना था। मैंने तो आपको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, हिंट दे दिया आपने। आपको बाकी सजेस्टेड आंसर में आप देखेंगे, मैंने अपलोड कर दिया, तो वहां पे आपको अच्छे से मिल जाएगा कि इसमें क्या लिखना था आपने। आगे आए क्वेश्चन नंबर 16, कहता है फाइनेंशियल ईयर 11-12। अच्छा ये था कौन सा, मैं देख लेता हूं। अच्छा ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी ज्यादातर बच्चों ने, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट किया। अगेन फिर वही प्रेजेंटेशन की मिस्टेक्स, मतलब इसमें आपने नंबर्स तो बिल्कुल सही निकाले, कैलकुलेशन बिल्कुल सही करी, प्रोपोर्शनेट बिल्कुल सही किया, लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप ये कहते हो कि भाई ये इतना पोर्शन पीपी में आएगा इंड 16 में, तो उसका जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा ना कि भाई ये पीपी में क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि भाई ये एडमिन पर्पस के लिए यूज हो रहा है इतना पोर्शन, दैट्स व्हाई आपका पीपी में आ रहा है। इतना पोर्शन आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखा रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एटलीस्ट डेफिनेशन आप लिख के बताओ ना कि हाँ ये हम इस वजह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखा रहे हैं क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को इतना पोर्शन फुलफिल करता है। ठीक है, तो वो चीज आपने दिखानी थी, तो उसकी मुझे कहीं ना कहीं आपके आंसर्स में कमी लगी। ठीक है, जिन लोगों ने ये लिखा भी है, मुझे याद नहीं एक बच्चे ने भी एटलीस्ट लिखा हो, ऐसा शायद किसी ने नहीं लिखा है। ठीक है, तो मैंने उस पर आपको 3 नंबर दिए हैं। ठीक है, 1 नंबर इसी बात का था कि आप जस्टिफिकेशन कैसे बताते हो, 16 में क्यों आया उसका जस्टिफिकेशन, कैसे आया वो तो आपने कैलकुलेट करके बताया, क्यों आया वो भी बताओ ना, जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये चीज आपने लिखनी थी, बाकी इसमें सब बच्चों ने ऑलमोस्ट सही किया। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था 17, इसमें मैंने कहा भाई साहब इन्वेंट्री को आप जो है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे दिखाते हो, फिर उसके बाद जो फिगर निकलेगी उसको फिर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री से कंपेयर करेंगे, देन फिर उसके बाद में उस वैल्यू को आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में दिखाओगे। फिर मैंने कहा जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कुछ बच्चों ने कहा हाँ सर बिल्कुल ठीक है ऐसे ही करेंगे। तो भाई जब आप इंडेक्स 36 पढ़ते हो, उसका जो आप स्कोप वाला टॉपिक पढ़ोगे, तो स्कोप वाले टॉपिक में स्पेसिफिकली इंडेक्स 36 कहता है कि भाई साहब इंपेयरमेंट की टेस्टिंग इन एसेट्स पर नहीं होंगी, जिसमें से एक कौन है, इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री पर इंपेयरमेंट की टेस्टिंग नहीं होती है, वो तो आपका एनआरवी और कॉस्ट के लोअर पे दिखाया जाता है इंडेक्स 2 के हिसाब से। बात समझ में आती है? तो जिन बच्चों ने इसका आंसर सही दिया और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था जहां पर इंपेयरमेंट लॉस को इन्वेंट्री पर एलोकेट नहीं किया, ठीक है, तो इसका मतलब आपने सिर्फ टेक्निकल चीजें समझ रखी है, आपने कॉन्सेप्चुअली चीजों को नहीं समझा है। तो ये वाला आंसर में आप कह रहे हो हाँ सही है स्टेटमेंट, ऊपर आप इंपेयरमेंट की जब टेस्टिंग करके इंपेयरमेंट लॉस निकालते हो तो उसको आप एलोकेट नहीं करते अपना इन्वेंट्री के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब आपने इंपेयरमेंट टेस्टिंग वाले टॉपिक को आपने कॉन्सेप्चुअली नहीं समझा है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मैंने कहा इंटेंजिबल एसेट जो आपकी अवेलेबल फॉर यूज नहीं होती हैं,
उनको आपको इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना होता है जब इंडिकेशन मिलती है। तो भाई ये स्टेटमेंट भी गलत है, इंडिकेशन मिलने पर तो करना ही करना है, प्लस एनुअली और इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है, इररिस्पेक्टिव कि इंडिकेशन है या नहीं। बात समझ में आती है? नॉर्मली तो क्या कहता है, इंडेक्स 36 के जब इंडिकेशन मिले आप तब चेक करो, लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट ऐसी है जो अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, उसको इंडिकेशन मिलने पर तो टेस्ट करना ही करना है, एनुअली भी करना है। ठीक है, मतलब आप ये सोचो, जब मैं ये कह रहा हूं कि एनुअली तो करना ही करना है, तो क्या इंडिकेशन मिलने पर नहीं करना होगा क्या? बात समझ में आती है? लॉजिकल सोचो, कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूं मैं, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात। भाई मैं एक चीज को कह रहा हूं कि इसको एनुअली एनी हाउ टेस्ट करना ही करना है, चाहे इंडिकेशन मिले या नहीं मिले, और इस बीच में इंडिकेशन मिल गई तो नहीं करेंगे क्या? तो पक्का करना है। ठीक है, कुछ बच्चों ने लिखा हाँ एनुअली चेक करते, इंडिकेशन मिलने पे चेक नहीं करते। तो आप इसका मतलब कॉन्सेप्चुअली तो क्या ही क्या, लॉजिकली गलत हो गए आप स्प्लिट को नहीं समझ पाए इंडेक्स 36 की। ठीक है, तो आपने क्या लिखना था कि इंडिकेशन मिलने पर तो चेक करना ही होता है, प्लस एनुअली भी करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव के एनुअल डेट पर इंडिकेशन हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका इंपेयरमेंट लॉस के एलोकेशन वाला क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें बच्चों ने ना क्या गड़बड़ करी, यहां पर इंपेयरमेंट लॉस का ना रिवर्सल होना था। पहले इंपेयरमेंट लॉस आएगा, उसके बाद में इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल होना है। वहां रिवर्सल में आप लोगों ने गड़बड़ करी। रिवर्सल में क्या गड़बड़ करी आपने? रिवर्सल में कुछ बच्चों ने 1,12,000 रुपए रिवर्स कर दिए, जबकि इसमें ना आंसर में कुछ 72,000 रुपए आएगा। तो भाई रिवर्सल का आप ध्यान रखो, रिवर्सल कितना हो सकता है मैक्सिमम। तीन चीजों को आपने ध्यान में रखना है कि जितना इंपेयरमेंट लॉस बुक किया था उससे ज्यादा रिवर्सल नहीं हो सकता, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। जो असेट का आज की डेट में कैरिंग अमाउंट है उससे ऊपर रिवर्सल ना निकल जाए, ऐसा ना हो कि रिवर्सल इतना कर दिया कि कैरिंग अमाउंट अब जो इंपेयरमेंट जो अब रिकवरेबल अमाउंट है उससे भी ऊपर निकल गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कि अगर असेट को कभी इंपेयर नहीं किया होता तो आज उसका कैरिंग अमाउंट कितना होता, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए उसका कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल। ठीक है, तीनों चीजें आपने, तीनों फैक्टर्स आपने ध्यान में रखने, उसके बाद आपने रिवर्सल करना है। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं जजमेंटल है। मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम रिवर्सल कितना हो सकता है, जितना इंपेयरमेंट लॉस आपने बुक किया था उतना, सब्जेक्ट टू दो और चीजें, कि अगर उतना रिवर्सल करने के बाद आज की डेट में जो उस एसेट का कैरिंग अमाउंट है, जो रिकवरेबल अमाउंट है उससे ऊपर अगर निकल जाएगा तो भाई उतना रिवर्सल मत कर देना। ठीक है, और रिवर्सल इतना करना कि अगर कैरिंग अमाउंट, अगर उस एसेट को कभी पास्ट में इंपेयरमेंट नहीं किया होता तो उसका कैरिंग अमाउंट कितना आ जाता। ठीक है, वहां तक ही आप उसके कैरिंग अमाउंट को लेके जा सकते हो, मतलब बस उतना ही रिवर्सल करना है। ठीक है, ये चीज 3 पॉइंट ध्यान में रखते हुए आपको करना था। ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था और बहुत टेक्निकल पॉइंट था। यहां पर आप लोगों ने गड़बड़ करी, कुछ बच्चों ने आंसर सही किया, काफी सारे बच्चों ने आंसर इसका 1,12,000 कुछ निकाला, तो उनसे इन चीजों में ध्यान में रखने में गड़बड़ हो गई, दैट्स वाई उनका आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ में सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जो हमने टेस्ट नंबर 2 में लिए थे। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में किसी दिन में आपका टेस्ट नंबर 3, 4, 5 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 टेस्ट मैंने आज आपको दे दिया है, तो बाकी वीडियोस में आने वाले टेस्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।